नमस्कार। न्यूज़ बीन के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हमारे साथ हैं दिल्ली से वीणा बहन। वीणा बहन एक गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो अनेकों वर्षों से दिल्ली के नज़दीक ग्रामीण इलाकों में सेवा का काम कर रही हैं। उनसे हम आज बातचीत करेंगे चोखी बात में। वीणा बहन नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम चोखी बात में स्वागत है। नमस्कार हिमांशु जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप आए हैं और आपको जो ये हमेशा इंटरव्यू अलग अलग लेते हैं समाज सेवकों के, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी वीणा बहन जी, हम जानना चाहेंगे कि आप कॉलेज के बाद कैसे समाज सेवा की तरफ आई, क्या कारण रहा, कैसे आपका रुचि इस तरफ हुई, बताइए हमारे दर्शक। वैसे तो कॉलेज से ही हो गई थी रुचि मेरी, क्योंकि जो एनएसएस जो प्रोग्राम चालू हुआ तो उसी से सेवा का भाव जागृत हुआ और कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल भी ऐसे थे कि जिन्होंने इस तरफ महत्व दिया आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उसी दौरान राजघाट में एक लगता था कैंप स्कूल ऑफ नॉन वायलेंस में, तो उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, जिसमें आर्यभूषण भारद्वाज जी थे। तो उसी वक्त विनोबा जी से मिलने का भी मौका आया, तो मेरा बहुत इच्छा हुई कि मैं जाऊं मिलने के लिए। जब मैं वहाँ पर मिलने के लिए गई तो आप विनोबा जी से मिलने कहाँ गई थी? मैं पवनार आश्रम में गई थी, वर्धा जी। और ब्रह्म विद्या महाराष्ट्र में ब्रह्म विद्या मंदिर में, जहाँ उनका है। तो वहाँ पर मैं मिलने के लिए गई, तो वहाँ पर बहनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी हाईली क्वालिफाइड बहनें वहाँ पर अपना पूरा जीवन एक सेवा के लिए, सेवा वो क्या है कि वो महिलाओं को उत्थान के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए, धार्मिक आध्यात्मिक और हर एक काम अपने आप करके। वहाँ पर जब देखा मैंने कि लिखने का काम, बाइंडिंग का काम, किताब छापने का काम, खेती का काम, हल चलाने का हर काम वो खुद कर रही हैं, तो बहुत ही क्योंकि दिल्ली से आई थी तो ये बहुत लग रहा था कि बहनें हर चीज़ आगे बढ़कर कर रही हैं और बहुत ही तेजस्वी बहनें थीं। तो मुझे बहनों ने कहा कि चलें विनोबा, हम आपको विनोबा जी के दर्शन कराते हैं। तो मैं बाबा के पास गई, तो फिर विनोबा जी इसको प्रणाम करने के बाद उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो। मैंने मैं दिल्ली से आई हूँ और कॉलेज में पढ़ती हूँ। तब उन्होंने कहा क्या आपका क्या करना चाहती हो। तो मुझे लगा कि मैं भी जैसे बहनें कर रही हैं वैसे ही करूँ। लेकिन उन्होंने कहा दिल्ली में सेवा का काम करो, और लेकिन दिल्ली के बिल्ली मत बनना, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम करना। ऐसी मेरी बात हुई। तो उसके बाद जब मैं आई तो दिल्ली में मुझे निर्मला देशपांडे जी मिली, और फिर मैं दिल्ली के गांव में की पदयात्रा भी की। उस पदयात्रा के दौरान मुझे एहसास हुआ कि गांव में काम करना ज़रूरी है और ग्रामीण महिलाओं के बीच में उनके अंदर चेतना जगाना बड़ी ज़रूरी है। वैसे तो वो बहुत बहादुर हैं बहनें, लेकिन जो असली जो समस्या है अपने आप को नहीं वो पहचान पा रही हैं कि हमारी जो समस्या है उनका उद्धार कैसे होगा। तो मैंने फिर सबसे पहले मुस्लिम क्षेत्र सीलमपुर में काम किया, जहाँ मुस्लिम बहनों के लिए उनको पढ़ाना, काम सिखाना और उनको अवेयरनेस दी कि जिससे कि वो आगे बढ़ें और हर समस्याओं से को अपने आप सुलझा सकें उनके लिए, क्योंकि काम बड़ा ज़रूरी है। तो इसीलिए काम उनको दिया और कुछ बैंक से लोन लेकर उन लोगों ने काम शुरू किया। तो वो बहनें काफ़ी आगे तक गई और देश में एकता के लिए वो पहली बार मुस्लिम बहनें हमारे साथ पंजाब यात्रा के लिए निकली, जहाँ पर ये आतंक फैल रहा था। ये भिंडरावाले का समय भिंडरावाले के समय था। वहाँ से 100 बहनें निकली और बड़े उत्साह के साथ पदयात्रा की। पंजाब में पदयात्रा की। एक दिन में 16-16 किलोमीटर चलती थी। वहीं पर खाना रहना सब रहता था। आप भी उनके साथ थी? हाँ, मैं भी उनके साथ थी और भी काफ़ी पूरे हिंदुस्तान से लोग थे, लेकिन इन बहनों का बड़ा उत्साह था। जी। आगे की। जी।
जी। फिर आप ने ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ मूव किया, वो उसका अनुभव बताइए। हाँ, उसके बाद जब मैं पदयात्रा के दौरान काफ़ी लोगों ने कहा बहन जी यहाँ पर भी आप चालू करें, तो मैंने फिर महरौली ब्लॉक के एक डेरा गांव में, जो बिल्कुल उस वक्त पिछड़ा हुआ गांव था और कोई सड़क भी नहीं जाती थी, पैदल ही जाते थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये मतलब जो वहाँ के प्रधान जी से मिले और प्रधान जी ने कहा कि ठीक है, आप मेरे पास इधर एक कमरा खाली है, आप उस कमरे में चला लीजिए। तो हमने वहीं पर रहकर, मेरे जो अपने साथी थे, आपकी पत्नी भी रही मेरे साथ, वीणा भल्ला, तो हम उन्हीं के घर पर रहे और वहीं से हमने ये महिलाओं का ये कार्यक्रम चलाया। और उस कार्यक्रम को हमने देखा कि खाली बोलने से या कुछ खाली किताबें पढ़ाने से नहीं होगा। गाँव की जो समस्या ये है कि उनके बीच में रह कर ही हो सकती है। तो उनका कैसा खान पान है, किस तरह से वो खाना बनाती हैं, कैसे वो रहती हैं, तो उस बनाने में ही हमने देखा कि इनके खाने में पौष्टिकता की थोड़ी कमी है। तो हमने उसी खाने को कैसे पौष्टिक किया जाए। गांव में जो चीज़ें पैदा होती हैं, जैसे कड़ी पत्ता हो गया, बथुआ हो गया, गुड़ हो गया, दही, छाछ, ये सब चीज़ें थी, तो उन सब को मिलाकर कैसे पौष्टिकता लाई जाए, तो हम उनको सिखाते थे। और साथ में ही उनको जो अब इतना गांव में सब्जियां ये सब होती हैं, तो उनको प्रिजर्व कैसे करें, वो प्रिजर्व करना भी सिखाया, साथ में अचार, मुरब्बे, ये सब पापड़ बनाना भी सिखाया। अब क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत तो नहीं है, क्योंकि गांव में तो सब पुरुषों के पास ही रहता है, तो मैंने उनसे कहा कि अब आपने ये सब सीख लिया है सब बनाना, तो हम मार्केट में जाएंगे और बेचेंगे, जिससे कि जो पैसे आएंगे तुम्हारे अकाउंट में चले जाएंगे जी। तो वहाँ पर जो अचार और ये पापड़, बड़ी जवे, जो बहनें बिल्कुल अनपढ़ नहीं कुछ कर पाती थी, तो वो जवे तो गांव में बनते ही हैं, और जवे जो होते हैं, सेवइयाँ जो शहरों में उसकी बड़ी डिमांड है, तो वो हमने हाथ से बनाती थी। वो फिर हम शहरों में आकर पैकेट बनाकर तोल कर वो बेचते थे। और धीरे धीरे ये बड़ा, तो हमने अपना उत्सव और ये जो प्रगति मैदान हुआ, यहाँ पर हमें स्टॉल मिलते थे, वहाँ पर उनके हाथ के बने हुई चीज़ें, पेंटिंग्स, फिर तो धीरे धीरे करके सामान जो वहाँ पर हमने बेचा। और इसके लिए जो ज़रूरी सरकारी, जैसे FPO है, ये सब हमने लिया, जो हमें बड़ी आसानी से मिल गया। और ये सब जो था उस वक्त, ये कार्यक्रम सारा हमारा जन आधारित था। जो गांव में रहते थे, गांव से जो मदद मिलती थी, वहीं पर खाना, वहीं पर रहना, तो उससे बहुत महिलाएं उत्साहित रही। और उसके साथ ही फिर हमने पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाने के साथ ही फिर हम उनको ट्रेनिंग भी दी जी। कैसे पढ़ाना, कई चीज़ों के फिर आगे वो बढ़े, ट्रेनिंग दी। तो आज और वो बहनें जो हैं अपने पैरों पर खड़ी, और बैंक में पैसे उनके जमा कराते थे, उनको बताया कैसे निकालने हैं, कैसे रखना है। तो इस तरह से उनको काफ़ी उत्साह हुआ, और अपने लिए कम से कम उन्होंने सोचना शुरू किया जी। हाँ, उस वक्त कांग्रेस का समय था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वसंत साठे, विठल नरहरि गाडगिल, ये लोग मंत्री थे, और आपके संबंध उस समय सरकार में बहुत अच्छे थे। तो आपका ये जो सामाजिक काम है, खासतौर से गांधीवादी रचनात्मक काम है, इसको लेकर कांग्रेस सरकार का रवैया कैसा था? ऐसे है कि मेरे संबंध तो नहीं, निर्मला दीदी के संबंध बहुत अच्छे थे, तो उनके साथ ही मैं रहती थी। लेकिन ये था कि वो लोग कभी ऐसा मतलब उत्साहित तो वो रहे, मतलब कि कभी हम लोगों को, क्योंकि हम तो गांधीयन उससे आए हैं, विनोबा जी की जो शिक्षा है वो इसी को मैंने पढ़ा, उन्हीं के किताबों को पढ़कर उत्तराधिकारी मानते हैं। तो वही गांधी विनोबा जी की किताबों को पढ़कर ही हम आगे बढ़े हैं, उसी सिद्धांतों पर हम चला रहे हैं। तो उस वक्त भी ऐसा ही था, कोई किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं था, बल्कि हम लोगों को प्रोत्साहित ही किया उस वक्त। हमें कभी भी वैसे किसी सरकार ने हमें ऐसे नहीं किया, मतलब हमें नहीं किया, वो हतोत्साहित नहीं किया, हमें प्रोत्साहित ही किया, क्योंकि हम लोगों ने पूरा जब जीवन इसमें लगा दिया, तो हमारे काम में कोई राजनीति ही नहीं थी।
पूरी तरह एक ग्राम उद्योग और उनको चलाने का काम था, क्योंकि हम लोग मानते हैं, जी, मैं भी और हमारे साथी जो लोग हैं सब ये मानते थे कि गांधी जी के जो प्रोग्राम है, गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम है और गांधी जी की जो प्रेयर है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो देश को बहुत आगे ले जा सकती हैं। अब रचनात्मक कार्यक्रम जो है उनके 18, उसमें सारे ज़मीन के गाँव के और ग्रामीण उत्थान के काम है, गाँव से ही उत्पादन की बात है, खादी की बात है। ये अगर हम इन सब चीज़ों को प्रोत्साहन देते, गांव को महत्व देते, गांव की इकाई को आगे बढ़ाते, और जो चीज़ गांव में बन रही है उसको हम महत्व देते, उसको बेचने का कार्यक्रम बनाते, तो यही जो आज समस्या खड़ी हो रही है, जी, जो दुनिया भर के मतलब जो हमारा मेटेरियलिस्टिक जो हो गया है, बाहर से सामान आना, बाहर, और हमारी जो लेबर है बेचारी, जो हमारे गांव के जो लोग आ रहे हैं, जो मजदूर है, उनके लिए तो अब काम ही नहीं रह गया। सब ये मशीनों का काम, ये सब इससे ज़्यादा करने लगा। तो मैं ये देख रही हूँ कि जैसे कि बताया, मेट्रो भी बिना आदमी के चलेगी, कई कार्यक्रम जो है वो कंप्यूटर से हो जाएंगे, तो हमारे मजदूर लोग, हमारे जो गाँव के लोग हैं, वो खाली हो जाएंगे बिल्कुल। फिर क्या होगा? जब खाली होंगे तो फिर तो लूटपाट ही चलेगी ना। जब वो जो भूखा इंसान है तो उसका धर्म फिर खत्म हो जाता है। क्या धर्म है उसका? तो पहला धर्म यही होगा ना, पेट भरे। जब पेट भरे अपने बच्चों को भूखा बिलखता देखेगा तो फिर क्या होगा? फिर वो गलत रास्ते पर चल जाता है। ये हमारी सभी सरकार को, सबको सोचना है कि हम ग्रामीण गाँव की तरफ ध्यान दें और गाँव की ही गाँव में ही रोज़गार दें। और जो ये मज़दूरों का बेचारे इतने पिछले उसमें जो अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में इतने मज़दूर इतनी बुरी हालत में पैदल गए, रास्ते में मर गए, कोई बेचारे लेट कर ट्रेन के नीचे आ गए। इतनी बड़ी समस्या जो आई, ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। और फिर भी हम उनके लिए नहीं सोचते हैं कि उनके लिए काम हम उनके पास में ही दें। अगर उनके घर के पास ही हम उनको काम दें या उनके लिए रेंटल हाउस बनाएं और साथ में ही उनके लिए काम दें, तो वो बेचारे शाम को अपने घर पर आ सकते हैं और रह सकते हैं। इतने दूर आएंगे, घर परिवार को छोड़कर कीड़ों की तरह ज़िंदगी जी रही हैं, सिर्फ इसलिए कि अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों की उन्होंने परवरिश करनी है। तो मैं सोचती हूँ ये नीति जो है सरकार को बदलनी होगी और ये गाँव मज़दूरों का ध्यान रखना होगा और गांव का ध्यान रखना होगा, ये कि कैसे हम इसको बढ़ाएं। क्योंकि अगर हमारे जैसे किसान लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, छोटे तबके के जो श्रम जीवी लोग हैं, जो हाथ से काम करते हैं, अगर उनको हम नहीं बढ़ाएंगे तो देश का उत्थान कैसे होगा? आज जब लॉकडाउन हुआ तो हमारा क्या है, एक मास्क के लिए भी चाइना से, हर एक छोटी एक सुई के लिए भी चाइना से, हर हम निर्भर करते हैं। चाइना को तो हम गालियाँ देते हैं कि उसने ऐसा किया, लेकिन आप देखते हैं कि चाइना ने सबसे पहले अपने देश की जो ज़रूरतें हैं, अपने जो लोग हैं, सबको इतना काम जो देश में ज़रूरत है वो देश में ही बने और देश में ही खपे। जब वो पूरा देश अपने रोज़गार में हो गया, अपने वो सामान जब देश के लिए पूरा हो गया, तब उन्होंने एक्सपोर्ट किया। ये ऐसा थोड़ी होता है कि हम पहले ही बाहर की कंपनियों को बुलाएं, बाहर हम एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट, ऐसे करने से तो हमारा देश फिर वो कंगाल हो जाएगा। कम से कम है हमारे देश के लोग बनाएं और देश में बिके और उनकी जो ज़रूरतें हैं हमारे देश में ही पूरी होए। करोड़ों की आबादी है, हम तो, और सिर्फ हमारे देश की, हमारी जो हिंदुस्तान की जो नस्ल है वो मेहनती है और भूखे रहकर भी वो काम कर सकती है। अगर उसको ऐसे काम मिले तो वो अपने देश में खपत हो, तो आप देखिए बाहर किसी की तरफ नजर उठाने की जरूरत ही नहीं है कि हम इसे मांगे, पूरी दुनिया में घूम जाएं कटोरा लेकर, कोई नहीं पूछता जी है। तो ये सब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश में सामान बने और हमारे देश में खपत। तो पहले अपने देश की नीति को, जो इंटरनल है, उसको हम देखें कि कहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि हम देश के लिए
हम भेदभाव छोड़ देंगे, हम ये धर्म, ये जो है जात पात को छोड़ेंगे, हैं सर्वधर्म, सब धर्मों का हम इज्जत करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, हैं तभी तो हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हम जब इस तरह किसी भी व्यक्ति का देश में सम्मान नहीं करेंगे, देश में तरक्की नहीं करेगा। जी हाँ, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए वीना बहन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। तो ये थी वीना बहन दिल्ली से, जो गांधीवादी कार्यकर्ता है, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। उनकी बातों में आज की समस्याओं का समाधान छिपा है। अगले अंक में अगले मुद्दे के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।